राणे ग्रुप के स्टॉक्स एक बार फिर से आज ऑन रोल हैं। राणे इंजन करीब 8.5% ऊपर आ चुका है। राणे मद्रास में भी 551 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 8.5% की मजबूती है। राणे होल्डिंग 6.5% का उछाल 890 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। राणे मद्रास में भी 8.5% का मूव है। तो एक बार फिर से ऑन रोल है ये पूरा ही स्पेस और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी देखी जा रही है। कमेंट लेंगे इस ग्रुप के स्टॉक्स पर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का सुपर शेयर। बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। टेक्सटाइल स्पेस को ही चुना है। जहां वर्धमान की खबर आई उसके बाद तेजी है, तो टेक्सटाइल स्पेस में से सूर्यलक्ष्मी कॉटन को चुना गया है। कंपनी टेक्सटाइल स्पेस में है और बड़े ग्राहक सूची है। ज़ारा, जेसी पेनी, DKNY, लीवाइस, ये सब कंपनी के ब्रांड्स हैं जिनको कंपनी सप्लाई करती है। मेजर क्लाइंटेल है और एक अच्छे रेवेन्यूज़ भी जनरेट करती है। रादर 25 से 30% के आसपास से कंपनी जो रेवेन्यूज़ हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट से कंपनी यहाँ पर आती है कंपनी को, तो एक अच्छे मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनकम कंपनी की है। पिछले क्वार्टर के नंबर्स की बात करें, करीब 20% का इजाफा देखने को मिला कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के अंदर। नेट प्रॉफिट भी करीब 22% के आसपास की ग्रोथ वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ऑपरेशनल फ्रंट में मार्जिन जो है वो भी करीब 1.5 से 2% बढ़कर आए इस तिमाही के अंदर, क्योंकि कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो ईज आउट हुई है। अहम चीज़ सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से उसको चुना गया है वो इसकी वैल्यू। अगर आप वैल्यू देखें तो करीब 37 रुपये के आसपास कंपनी के पास कैश EPS है, यानी कि 100-125 रुपये के आसपास का शेयर है और 37 रुपये की कैश EPS है। अदरवाइज FY18 के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 25 रुपये की EPS और महज 5 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। पूरा सेक्टर 22 से 23 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। इस सेक्टर के कंपैरिजन में भी देखें तो वैल्यू बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रही है। डिस्पाइट मार्केट में एक बड़ा रन अप आ चुका है, टेक्सटाइल में कुछ तेजी आई भी है, लेकिन शेयर में क्योंकि हायर लेवल से काफी करेक्शन आया, उसके बावजूद जो इसकी वैल्यू है वो अच्छी क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ रही है। कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने नंबर्स दिए हैं और कंसिस्टेंट नंबर्स की वजह से जो EPS ग्रोथ है वो एक अच्छी बताई जा रही है। करीब 20 से 22% की सालाना आधार पर एक EPS ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है और इसीलिए करीब 25 से 26 रुपये के आसपास की EPS बताई जा रही है FY18 के लिए। नए कैपेसिटी एडिशन का भी कंपनी को फायदा मिलेगा और दूसरा जो इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है उसका इंपैक्ट भी कंपनी Q2 और Q3 में आता दिखाई पड़ेगा। एक्सपोर्ट बेस्ड इनकम में क्योंकि जो 25 दिसंबर के आसपास US मार्केट से एक अच्छी डिमांड आती है और वो डिमांड कंपनी को फर्दर केटर करेगी, यानी कि उसका इंपैक्ट जो है वो Q2 में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगली तिमाही में उसका इंपैक्ट उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एंटीक की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना करीब 200 रुपये तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया। अगर आप देखें सुमित, आपका सूर्यलक्ष्मी कॉटन आपका स्टॉक लगभग 6.5% रुपये दिन के सर्वोच्च के आसपास कारोबार कर रहा है। चलिए एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जिनमें और अच्छा मूव नज़र आ रहा है। करीब 5.6% अब एसएल प्रोपैक डील के बाद, अगर आप देखें की खबरों के बाद अब डी हाई पे ऑलमोस्ट कारोबार कर रहा है। चलिए इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान मिस्टर मनीष संथुले जुड़े हैं बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक पहली तो सर यही बात कि चाहे इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, समाचार पत्र हो, टीवी हो, सब अगर आप देखें यही बात कर रहे हैं कि ये बड़ा ग्लोबल इवेंट, इसमें क्या होगा, फेड रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा, दिसंबर तक टाल देगा, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, उसका बाजार पे क्या असर होगा। सर इस इवेंट को कैसे देख रहे हैं और कैसा इंपैक्ट आप इंडियन मार्केट्स पे समझ रहे हैं इसका जो होगा? चांसेस तो हैं 20-25% की एक 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक US में हो सकता है। वो अनाउंसमेंट आज आपको मिल जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि इंडिया में जो भी करेक्शन होगा वो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा जब तक हम प्रीवियस हाइज को क्रॉस नहीं कर लेते। तो 9100 तो आगे पीछे हम क्रॉस करने ही वाले हैं बिटवीन नाउ एंड मे बी दिसंबर। बट उसके बाद अर्निंग सीजन कैसे प्ले आउट होता है वो देखने की बात है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर बाजार गिरता है तो खरीदने का। जी लेकिन मिस्टर सुंथालिया, अभी यहाँ से अगले 4 महीने 5 महीने जो हो सकते हैं इंडियन मार्केट्स के, वो कैसे हो सकते हैं? क्या वो रेंज बाउंड हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रिगर्स भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि भले ही एक छोटी करेक्शन आए नियर टर्म में, लेकिन उसके बाद रैली को लीड कर सकते हैं? अर्निंग सीजन की आपने बात की, मॉनसून एक ऐसा फैक्टर रहा था जिस पर हमने बातचीत की थी। रेट कट को लेकर अगले 2 महीने में तो एटलीस्ट कोई होप नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि असर डालेंगे डोमेस्टिकली भारत में? नहीं, ऐसा मानना सही नहीं है कि इंडिया में रेट कट नहीं हो सकते। 4 तारीख को जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी है वहाँ भी कुछ प्रोबेबिलिटी ज़रूर है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो जाएंगे। सो बिटवीन नाउ एंड मे बी नेक्स्ट ईयर मिडिल जून 2017 हम 25 से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट देखेंगे। तो फ्रंट लोड हो सकते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी ज़रूर है। तो बिल्कुल मानना कि रेट कट नहीं होंगे सही नहीं होगा। बट कहने की ये बात है कि नेक्स्ट 3-4 महीने में इंडियन मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ग्लोबल मार्केट्स वुड बी लाइक।
बट बियॉन्ड 9,100 एंड 10,000 थिंग्स आर गोइंग टू बी स्मूथ, बट उसके बियॉन्ड नेक्स्ट 1-1.5 साल मुझे कोई रेंज बाउंड मूवमेंट दिखता है। 9,000 और 10,000 के बीच में 1 साल हो सकता है निकल जाए बाजार में, बट फर्स्ट इट विल टेक आउट 9,100 एंड देन इट विल बिकम रेंज बाउंड बिटवीन 9,000 एंड 10,000। दिस इज हाउ आई सेंस मार्केट्स विल प्ले आउट। जी, चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस बीच अगर आप देखें जिस खबर का अंदाज़ा था वही हुआ। कंपनी के चिकलथाना प्लांट को कोई मंजूरी नहीं मिली है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और ये चिकलथाना का अगर आप देखें तो आई थिंक एक न्यूज़ फ्लो जो था इसको ड्राइव कर रहा था टुवर्ड्स 950, और अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें एक शार्प टिप वीरेन, ये रिएक्शन जो 3% का भी देखा जा रहा है, ये समझ नहीं आया, क्योंकि जब ये खबर आई थी कि चिकलथाना प्लांट को क्लीन चिट मिली है, सोर्सेस के थ्रू ही थी वो खबर, तभी क्लैरिफिकेशन आ गया था वोकहार्ट की ओर से कि उनको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। याद रखिए बहुत वाइल्ड स्टॉक है, और इसमें जो स्विंग होते हैं ना, जिनसे पार ऑफ डेरिवेटिव्स ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा अगर आप देखें शार्प होते हैं। और पिछले 5 कल का टॉप ओआई गेनर भी था, याद रखिएगा इसको। खैर, मैं इस खबर से बाहर निकलता हूँ। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं बीच बहुत खबरों का दौर चला, उसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, और एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सर, मिस्टर संथोलिया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि मैं एक एक करके उन सेक्टर से बात करना चाहता हूँ जो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं और जो नहीं कर पाए। एंड स्पेशली आई विल टेक IT फ्रॉम Q1 नंबर्स टिल डेट, जितने भी टेक्स है, चाहे वो इन्फोसिस के हों, चाहे वो TCS के हों, चाहे वो माइंडट्री के हों, इसके बीच में आई थिंक हमें करना क्या चाहिए? अब फिर हम ये देख रहे हैं सर कि Q1 में जो लोज बने थे वो अब तक कायम हैं, उनको वॉलेट नहीं कर रहे हैं। क्या ये लार्ज कैप IT आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस वक्त एंटर करने के लिए? डेफिनेटली US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे, और उसके बाद ये आउटसोर्सिंग की जो आउटक्राई वगैरह के कारण जो सबड्यूड है IT स्टॉक्स, वो थोड़े री-रेटिंग ज़रूर होंगे। और जो गाइडेंस फैक्टर है वो डेफिनेटली आउटसोर्सिंग में थोड़ी सी स्लो डाउन ज़रूर है, तो जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें थोड़ी डाउन टिक देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा हद तक प्राइस इन हो चुकी है। तो IT इज़ अ ट्रू वैल्यू प्ले इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस ऑफ द टर्म इन दीज मार्केट। तो हम तो खरीद ही रहे IT, बट लार्ज कैप IT में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एज अपोज टू मिड कैप IT न्यूज़। जी, मिस्टर सुंथालिया, IT की बात हुई है, तो जो दूसरा डिफेंसिव सेक्टर है फार्मा, अभी हम वोकहार्ट की बात कर भी रहे थे, लेकिन बीते 4-5 महीने में जो डायनामिक्स हैं स्पेशली US FDA रेगुलेटर की ओर से, वो थोड़े से बदले हैं, कंफर्ट मिला है। वैल्यूएशन वाइज पूरा ही स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय है या फिर थोड़ा रुकना चाहिए फार्मा में? पर मिड कैप फार्मा में ज़्यादा वैल्यू है एज अपोज टू लार्ज कैप फार्मा, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर है जेनेरिक स्पेस में वो ज़्यादा एग्जैजरेटेड आपको मिड कैप फार्मा स्पेस में दिखेंगे। लार्ज कैप फार्मा जो नेम्स हैं उनकी साइज़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि जो YOY ग्रोथ फिगर्स है वो 15% ग्रोथ सस्टेन करने देयर विल बी अ स्ट्रगल। सो आज की डेट में कई मिड कैप फार्मा नेम्स है, बोथ डोमेस्टिक मार्केट्स एज वेल एज दोज हु आर लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स, वहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है। ओके, फार्मा सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, और साथ ही साथ आपने IT पर भी अपनी राय रखी, और IT पे भी आपने ये कहा कि मिड कैप IT ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त। सर ये एक और लार्ज कैप IT, जी सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो CY16 का फर्स्ट हाफ था उसमें हमने प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को एक सब्सटेंशियल एडवांटेज दिया। मैं जस्ट पुटिंग इन सेंस ऑफ सर, येस बैंक 800 का स्टॉक 1450 स्ट्राइक करके आया, बिकॉज ऑफ आई थिंक सम न्यूज़ फ्लो ये वहाँ से नीचे है। लेकिन मैं बात उसकी करूँगा कि फर्स्ट हाफ में आपने कितना एडवांटेज दिया प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को। अभी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को प्रेफर करना चाहिए, PSU बैंक्स को प्रेफर करना चाहिए, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं इस वक्त थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस? नहीं, देखिए PSU बैंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसी कारण से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस और NBFC स्पेस को बेनिफिट मिल रहा है। उनकी जो SME लेंडिंग है जो कि क्रक्स है PSU बैंकिंग स्पेस, वो एक वैक्यूम हो जा रहा है क्योंकि एक कैपिटल कंस्ट्रेंट है, NPA की प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस जो भी पोजिशन है SME लेंडिंग स्पेस में या NBFC जो भी SME स्पेस में पोजीशन है, उनको नेक्स्ट 4-5 साल तक बहुत बड़ा टेलविंड मिलेगा, और इसी कारण ये ओवर वैल्यूएशन के जोन में नियर टर्म में दिख रहा है। पर ये ग्रोथ 25-30% स्पेसिफिक नेम्स में 100% आने की गुंजाइश है।
और ये अगर आएगा तो ये करंट वैल्यूएशन सस्टेन करेंगे और यहाँ से भी अपसाइड बरकरार है आपके NBFCs और प्राइवेट सेक्टर बैंक। PSU बैंकिंग स्पेस में अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, NPA अभी नहीं सॉल्व होंगी, 1-1.5 साल मिनिमम लगेगा और बहुत कुछ फैक्टर इन हो गया है पॉजिटिव अपसाइड। जो कैपिटल रेजिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कोई भी PSU बैंक्स ऐसे नहीं है जो कैपिटल मार्केट को अप्रोच करके कैपिटल रेज कर सकते। गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी, इस बीच बैंक ऑफ जापान का आउटकम आया है। 80,000 करोड़ येन का निवेश करेगी बैंक ऑफ जापान। 26 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच ये निवेश होगा। तो मोर और लेस अनएक्सपेक्टेड लाइंस ये आउटकम निकल कर आया है। लेकिन मिस्टर सुंथालिया, येन की बात हो रही है तो मैं मारुति या फिर ऑटो सेक्टर पर आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी, क्योंकि येन का मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव इम्पैक्ट डालता है मारुति सुजुकी पर। लेकिन एक फैक्ट ये है कि तमाम ऑटो शेयर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया भी है और बीते कुछ दिनों में जितने भी जानकारों से हमारी बातचीत हुई उनका मानना यही है कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हुई हैं ऑटो स्पेस की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी काफ़ी स्टीम बची है। आपका व्यू क्या है? नहीं, ऑटो सेक्टर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली स्टेडी है, ग्रोथ आएंगे, पर नियर टर्म वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं। तो हमें ये देखना है कि फेस्टिव सीजन डिमांड तो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा बोथ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स में। और थर्ड क्वार्टर में किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ होता है, स्पेशली 2 व्हीलर स्पेस में, क्योंकि लास्ट ईयर जो है अक्टूबर दशहरा और दिवाली 2 सेपरेट मंथ में थी, अक्टूबर और नवंबर में। इस बार दशहरा और दिवाली दोनों एक ही मंथ में, अक्टूबर में। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप है डीलर्स के हाथ में और उसी कारण आपको बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखेंगे 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स दोनों में। 2 व्हीलर्स में ज़्यादा दिखेंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ कुल भी 20%, पर थर्ड क्वार्टर में कैसे नंबर्स रहेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन नियर टर्म में थोड़े स्ट्रेच्ड हैं। सर एक और चीज़, एक स्पेस जहाँ पर लोग अपने आप को थोड़ा सा स्टक फंसा हुआ सा फील करते हैं वो है टेलीकॉम एंड स्पेशली रिलायंस के बाद, रिलायंस जियो के बाद जो प्राइस वॉर इन्होंने डेटा में छोड़ दी है और टेलीफोनी को तो इन्होंने फ्री ही कर दिया है। अब आप देखिए डेटा में भी कितने टैरिफ्स नीचे आ रहे हैं सर, तो क्या एज ए इन्वेस्टर एक निवेशक बनकर यहाँ पे पैसा कमाना भारतीय में, आइडिया में पॉसिबल लग पा रहा है सर आपको, या फिर इस सेक्टर को आप थोड़ा सा अवॉइड ट्रेजेक्टरी में, अवॉइड कैटेगरी में प्लेस करेंगे? टेलीकॉम में सब बेनिफिट्स कंज्यूमर को मिलने वाले हैं, शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, और एज एन इन्वेस्टर आप शेयर होल्डर बनने वाले, और शेयर होल्डर में टेलीकॉम स्पेस में कहीं भी पैसा नहीं है। ये सेक्टर टोटली अवॉइडेबल है मेरे हिसाब से। जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से या फिर जो रूरल फोकस्ड NBFCs हैं, मैं कुछ ऐसी पॉकेट्स की बात कर रही हूँ जिन पर ज़्यादा बातें हो रही हैं आजकल, अच्छे मॉनसून को लेकर, अपकमिंग फेस्टिव सीजन को लेकर। इसमें मैं प्लेस करना चाहूँगी मिस्टर सुंथालिया कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को, पेंट स्टॉक्स को, जो रूरल फोकस्ड NBFCs हैं जैसे ग्रू फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस, इन स्टॉक्स की काफ़ी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अगर अच्छे मानसून के बाद रूरल एरिया से इनको फ़ायदा पहुँच सकता है। तो इन पॉकेट्स से कुछ पिक करना चाहिए अभी? डेफिनेटली आपके एयर कंडीशनिंग, पेंट इंडस्ट्री या फिर सीमेंट, जहाँ रूरल हाउसिंग, क्योंकि मानसून के बाद एक बहुत बड़ा इम्पेटस सीमेंट में आएगा, और मॉर्गेज फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, ये सब कुछ सेक्टर्स डेफिनेटली हैं जो मानसून के बाद और 7th पे रिकमेंडेशंस के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने वाले हैं। सर सीमेंट का जो आपने जिक्र किया, सीमेंट आपको इस स्थिति में कैसा लग रहा है? आपने कहा एक मूव आएगा पोस्ट मानसून, ज़्यादा फोकस लार्ज कैप सीमेंट पे करें, मिड कैप पे करें? आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट Q3 से लेकर अब तक लगभग 1200-1500 रुपये स्टॉक चल चुका है। इंडिया सीमेंट्स मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें 100 रुपये का स्टॉक आज 150 रुपये कोट कर रहा है। यहाँ पे कितना मूव बाकी है आपको लगता है? अगर कि यहाँ लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं है। ओके, लार्ज कैप में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, पर मिड कैप सीमेंट स्पेस जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंस है और उनके वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 2-3-4 साल में यहाँ पर कैपेसिटी एडिशन बहुत कम होगी। ओके, और पीक प्राइसिंग जो हमने लास्ट साइकिल में देखा था वहाँ से भी अभी बहुत गुंजाइश है, और वैल्यूएशंस अभी भी 10 टाइम EV to EBITDA FY18 से कम में ट्रेड हो रहे हैं, और EV पर टन $100 से नीचे हैं। तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो भी सीमेंट कंपनीज फोकस्ड हैं वहाँ पर वैल्यू डेफिनेटली। जी, मिस्टर सुंथालिया, अगर FMCG को देखें तो
ITC HUL जैसे स्टॉक्स हैं जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं मौजूदा लेवल्स पर, ब्रिटानिया, इमामी हैं, इन स्टॉक्स को इसलिए देखने का मन करता है क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन है रूरल इकोनॉमी से। अभी अगर वैल्यू बाइंग करनी हो तो क्या आइडियाज आपको नजर आ रहे हैं FMCG में? एक साल का व्यू लेना पड़ेगा अगर आपने FMCG में एंट्री लेना चाहते हैं इस पॉइंट इन टाइम में। और सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इन्फ्लेशन फैक्टर पिकअप होगा। अभी तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर हम वॉल्यूम ग्रोथ पर प्ले कर रहे थे, फर्स्ट हाफ में भी वॉल्यूम ग्रोथ प्ले है 5% अगर आप HUL की देखें, ITC बट सेकेंड हाफ से 5 से 7% प्राइसिंग ग्रोथ होगी, तो टॉप लाइन ग्रोथ आपकी 10 से 12% होगी। और ग्रॉस मार्जिन जो इंटैक्ट है फर्स्ट क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर में भी इंटैक्ट रहेंगे, थर्ड क्वार्टर से थोड़े से टेपर डाउन होंगे। वहां पर जिस भी कंपनी के पास नीश प्राइसिंग पावर है, जैसे आपने इमामी का नाम लिया, तो नवरत्न जो ब्रांड है उनमें उनका एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, और उनकी एक नीश प्रेजेंस है, तो कैश किंग है। तो जो भी कंपनीज में एक नीश प्रेजेंस है रूरल सेक्टर की तरफ, वो बेनिफिशियल होंगे।